सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 11 बाजार दर्शन, जिसके लेखक जैनेंद्र कुमार है, इस निबंध का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम जैनेंद्र कुमार का लेखक परिचय जान लेते हैं। जैनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 ईस्वी में और मृत्यु सन 1988 ईस्वी में हुई। जैनेंद्र कुमार को हिंदी के मनोवैज्ञानिक, कथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। जैनेंद्र कुमार को हिंदी के जो मनोविज्ञान के ज्ञाता मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं, तो मनोवैज्ञानिक जो कथा साहित्य है उसका जन्मदाता, जन्म देने वाला कहा जाता है। उन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानियों को एक नई दिशा प्रदान की। हिंदी में जो उपन्यास लिखने की शैली और जो नई कहानियां हैं उसको एक नवीनता के साथ उन्होंने लिखा है। वे गंभीर चिंतक भी रहे हैं, यानी गंभीर रूप से वे एक चिंतक, विचारक भी रहे हैं। गांधीवादी विचारधारा को उन्होंने गहराई से आत्मसात किया। गांधीवादी विचारधारा, महात्मा गांधी की जो विचारधाराएं थी, उन विचारधाराओं को जैनेंद्र कुमार जी ने ग्रहण किया है। आत्मसात किया अर्थात ग्रहण किया है। परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उनके कहानी संग्रह हैं वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या तथा पाजेब। उनके विचार प्रधान निबंध हैं। विचार प्रधान मतलब विचार करने को, सोचने को मजबूर करने वाले जो निबंध है वह है प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वादय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार तथा समय और हम। यह उनकी बहुमुखी प्रतिभा के परिचायक हैं। अर्थात जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखे गए उपन्यास, कहानी और निबंध वह उनके बहुमुखी प्रतिभा मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जो उनकी प्रतिभा थी उसके परिचायक या सूचक हैं। जीवन के प्रश्नों को सुलझाने में जैनेंद्र की दृष्टि व्यापक रही है। जीवन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान ढूंढने में जैनेंद्र जी की जो दृष्टि है वे व्यापक, विस्तृत रही है। मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें भारत का गौरकी कहकर महिमा मंडित भी किया। उन्हीं के समकक्ष जो साहित्यकार थे मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें भारत देश का गौरकी कहकर उनको महिमा मंडित किया, उनको सम्मान प्रदान किया है। प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा एवं बाजारवाद पर गहरा मंथन किया गया है। यहाँ जो निबंध आपको पढ़ाया जा रहा है बाजार दर्शन, इस बाजार दर्शन निबंध में बढ़ती उपभोक्तावादिता यानी लगातार बढ़ती जो उपभोक्तावादी यानी उपभोग करने की जो हमारी क्रियाएं हैं, हम उपभोग को प्राथमिकता देते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु को उपभोग करना चाहते हैं, उसका प्रयोग करना चाहते हैं, हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये उपभोक्तावादी परंपरा है। एवं बाजारवाद यानी बाजार कितना विस्तृत होता जा रहा है, बाजार हर एक वस्तु की मार्केटिंग की जा रही है, बाजारों को सजाया जा रहा है, बाजारों में हर तरह की वस्तुएं उपलब्ध हैं। तो बाजारवाद पर गहरा मंथन किया, गहराई से विचार विमर्श किया है। लेखक यह मानता है कि बाजार हमारी आवश्यकता पूर्ति के लिए है। लेखक की ये सोच है कि जो बाजार होते हैं वे हम मनुष्यों की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही बाजार है। यह विक्रेता और क्रेता दोनों के मन में संतोष व तृप्ति के भाव जगाता है। और बाजार क्या करता, जो विक्रेता है, बेचने वाला सेलर है, और जो क्रेता है, परचेजर है, दोनों के मन में संतोष प्रदान करता है। वह तृप्ति मतलब संतुष्टि के भाव जगाता है। यानी जो उपभोक्ता है, जिसको उपभोग के लिए वस्तु की आवश्यकता होती है, वो बाजार जाकर खरीदता है, उसको आत्मसंतुष्टि मिलती है। और जो विक्रेता है, बेचने वाला है, वह अपनी वस्तु को बेचकर संतुष्टि या संतोष प्राप्त करता है। लेकिन उपभोक्तावादी परंपरा ने आज बाजार को अपनी आर्थिक संपन्नता के दंभ प्रदर्शन का साधन बना दिया है। वर्तमान समय में जो उपभोक्तावादी परंपरा है, अधिक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करना, जरूरत नहीं उन वस्तुओं को भी हम खरीद कर लाते हैं जबकि हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन हम उनको खरीदते इसलिए हैं ताकि हम दिखावा, प्रदर्शन कर सकें। तो वर्तमान समय में जो उपभोक्तावादी परंपरा है इसने बाजार को अपनी आर्थिक संपन्नता के दंभ प्रदर्शन का साधन बना दिया। बाजार क्या बन गया, आर्थिक संपन्नता का जो दंभ है, प्रदर्शन, अर्थात जो व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है, जिसके पास धन है, पैसा है, तो वह अपने अभिमान को दिखाने के लिए, अपना दंभ दिखाने के लिए बाजार में जाते हैं और बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी खरीदारी करते हैं। तो आजकल के जो बाजार है वह धनी लोगों के अभिमान का साधन बन गए हैं। हम बिना आवश्यकता के
अकारण ही बाजार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं। हमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हम बाजार में जाते हैं और अनाप शनाप बिना सोचे समझे वस्तुओं को खरीद लेते हैं। इससे बाजार में कपट बढ़ता है, इससे बाजार में धोखा छल बढ़ता है। कृत्रिम अभाव बनता है, जिन वस्तुओं की हमें जरूरत ही नहीं वो वस्तुएं भी हम खरीद लेते हैं। इसलिए क्या करते हैं, जो विक्रेता है वे बाजार में कृत्रिम अभाव बना देते हैं, यानी कृत्रिम रूप से अभाव बना देते, कमी बना देते कि ये वस्तु है ही नहीं, इसकी शॉर्टेज चल रही है, अभी आ ही नहीं रही मार्केट में। और इस तरह से जब वस्तु की कमी होती है तो क्या होता है, उसकी कीमतें बढ़ा दी जाती है। तो इस तरह से कृत्रिम कमी बनाकर वे वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा भी देते हैं और महंगाई बढ़ती है। इसी कारण से महंगाई भी बढ़ती जा रही है। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार से हमारे विनिमय और अर्थतंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं। आज जो ग्राहक है, खरीदने वाला है, क्रेता, और विक्रेता, सेलर, बेचने वाला, दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। इस कारण से हमारे विनिमय मतलब एक्सचेंज, वस्तु विनिमय, एक पैसे देकर वस्तु लेना, तो ये क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। हमारे अर्थतंत्र को, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, उसको क्षति पहुंचा रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। आवश्यकता से अधिक वस्तु यदि हम संग्रह कर लें, इकट्ठी करते जाएं, तो वह हमारी इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक है, वह घातक है। धन का दुरुपयोग व दंभ हानिकारक है। यदि हम धन का दुरुपयोग गलत तरीके से उपयोग करना, जब आवश्यकता ना हो उन वस्तुओं को भी खरीद रहे हैं, तो ये क्या, ये हमारे दंभ, ये अभिमान का द्योतक है और ये बहुत ही हानिकारक है। बाजार हमारी संतुष्टि के लिए होता है, न कि असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या वृद्धि के लिए। जो बाजार है वह हमारी संतुष्टि के लिए, जो आवश्यकता की वस्तु वो जाकर हम खरीद सकते हैं और उन वस्तुओं को खरीद कर हम आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में बाजार का स्वरूप बदल गया है और बाजार हमें असंतोष प्रकट करता है। अर्थात जब हम बाजार जाते हैं, बाजार में बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, हालांकि हमारी आवश्यकता की वस्तु हमारे पास है, फिर भी हम दूसरी वस्तुओं को देखते हैं और सोचते हैं ये वस्तु हमारे पास नहीं है, और फिर हम उसे खरीदने के लिए सोचते हैं, तो वह हमारे मन में आत्मसंतोष जगा देता है, आत्म असंतोष जगा देता है। इस कारण से हमारे मन में तृष्णा मतलब लालसा या वस्तुओं को पाने की तीव्र इच्छा जागृत हो जाती है और हमारी ईर्ष्या वृद्धि होती है, और हमारे मन में ईर्ष्या होती है कि उस व्यक्ति के पास ये सारे वस्तुएं हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, मेरे पास नहीं है। इस कारण से हम दूसरे व्यक्तियों से ईर्ष्या भी करने लगते हैं। तो वर्तमान समय में बाजार का जो मूल स्वरूप है, जो स्वाभाविक रूप है, वह बदलता जा रहा है। एक बार की बात कहता हूं, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। लेखक कह रहे हैं कि एक बार की बात मैं बताता हूँ, उनके एक मित्र थे जो बाजार गए थे, कोई मामूली सी चीज़, छोटी मोटी वस्तु लेने गए थे, लेकिन जब वापस लौटे तो उनके पास बहुत सारे बंडल थे। मैंने कहा यह क्या? लेखक ने उनसे पूछा यह क्या, तुम तो कोई एक छोटी सी वस्तु लेने गए और ये इतनी सारी चीज़ें क्या? बोले यह जो साथ थी, वह अपनी पत्नी की ओर संकेत करके कहते हैं कि ये जो साथ थी, तो उसी के कारण इतनी सारी वस्तुएं या इतनी सारी शॉपिंग हमने की है। उनका आशय था कि ये पत्नी की महिमा है, यानी उनका ये आशय था, उनका कहने का मतलब ये था कि ये जो इतनी सारी वस्तुएं वो खरीद कर लाए, ये सारी उनकी पत्नी की महिमा, उनकी पत्नी की महानता है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। यानी पत्नी ने जो पत्नी जो महिलाएं हैं उनको क्या होता है, खरीदारी का शौक होता है, तो वह कह रहे हैं उस महिमा का मैं कायल हूँ, यानी इनकी खरीदारी करने की जो महिमा है, महानता है, इसका मैं कायल हूँ, मैं इसका प्रशंसक हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित होती है। यानी प्राचीन काल से ही हम देखा जाए तो इस विषय में, कौन से विषय में, बाजार जाकर वस्तुओं को खरीदने का जो विषय है, उस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित होती है। यानी पत्नी यानी स्त्रियां, महिलाएं ही ज़्यादा जो खरीदारी का कार्य करती है, और ये बात प्राचीन समय से ही ये सिद्ध हो चुकी है। और ये व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। यानी ये व्यक्ति विशेष का प्रश्न नहीं है, ये स्त्रीत्व का, नारीत्व का प्रश्न है। ये महिलाओं का स्वभाव ही है कि वस्तुओं की खरीदारी करना। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? यानी स्त्री यदि धन दौलत ना जोड़े, धन दौलत ना इकट्ठी करे, तो क्या मैं इकट्ठी करूं? फिर भी सच सच है, और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती। यानी खरीदारी करने तो पति पत्नी दोनों साथ जाते हैं, कई वस्तुओं की खरीदारी पति भी करते हैं, लेकिन जब बहुत सारी खरीदारी हो जाती है और उसके पश्चात जब उनसे पूछा जाता है, बातचीत की जाती है, तब उस विषय में, खरीदारी के विषय में पत्नी की ओट ली जाती है, पत्नी की आड़ या पत्नी का सहारा लिया जाता है।
मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, और उसका जो मूल है, खरीदारी का जो मूल है, उसके एक और तत्व की महिमा सविशेष है, यानी उसमें एक पदार्थ की महिमा विशेष रूप से विद्यमान है। और वह तत्व है, हम खरीदारी करने जाते हैं तो एक मुख्य तत्व, मुख्य पदार्थ होता है, वह है मनी बेग, अर्थात पैसे की गर्मी या पैसे की एनर्जी। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? यानी पैसा पावर है, पैसे में क्षमता है, पर उसके सबूत में, यदि आपके पास पैसा है तो उसका सबूत, उसका तथ्य क्या है? कौन मानेगा आपके पास पैसा है? तो उसके लिए क्या होना चाहिए? आसपास में माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? यदि आपके पास आसपास में माल टाल न हो, संपत्ति न हो, तो वह क्या खाक पावर है? वह आपकी पावर व्यर्थ है। यदि आप पैसे वाले हैं, आपके पास पैसा है, तो आपके पास बहुत सारी संपत्ति होनी चाहिए। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए। पैसा यदि किसी को देखना हो तो हमें बैंक का हिसाब किताब देखना चाहिए। पर पाल असबाब यानी आवश्यक सामग्रियां, मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं, और जो मकान बंगले होते हैं वो तो बिना देखे भी दिख जाते हैं, और यदि उनकी ओर ध्यान भी नहीं दे तो फिर हमें वह नजर आ जाते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति का जो बैंक अकाउंट है, तब हमें पता चलता है इस व्यक्ति के पास कितना पैसा है। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है, यानी उस पैसे की जो परचेजिंग पावर है, खरीदारी की जो क्षमता है, उसके प्रयोग, उसको हम कितना प्रयोग कर रहे हैं, उसमें ही पावर का रस है, यानी उसमें ही जो पैसे की क्षमता है उसका महत्व है। अर्थात जिस व्यक्ति के पास पैसा है और पैसा होने के पश्चात यदि उसमें परचेजिंग पावर है, खरीदने की क्षमता है, तभी उस पैसे का महत्व है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, लोग ऐसे होते हैं जो संयम से जीवन जीते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वह लोग फिजूल मतलब जो व्यर्थ के सामान हैं उनको व्यर्थ ही समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ पैसा खर्च नहीं करते हैं, वे बहुत बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं बुद्धि से, और बहुत ही संयम से वे अपने पैसे को इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं, जोड़ते जाते हैं। वे पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है, और वे पैसे की जो पावर है, पैसे की जो क्षमता है, उसको निश्चित रूप से समझते हैं। इसी कारण से पैसे का प्रयोग करके उसकी परीक्षा लेना, उसकी परख लेना, वह कि उन्हें दरकार नहीं होती, उसकी आवश्यकता नहीं होती। अर्थात वे पैसे की जो पावर है उसको समझते हैं। इस कारण से पैसे की पावर देखने के लिए अपना पैसा खर्च करके वस्तु को खरीदने की आवश्यकता वे महसूस नहीं करते हैं। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। बस उनके खुद के पास पैसा जुड़ा है, पैसा इकट्ठा हो रहा है, ये बात सोच कर ही उनका जो मन होता है वह गर्व से, अभिमान से भरा रहता है, प्रसन्न रहता है। मैंने कहा, ये कितना सामान ले आए? लेखक ने अपने मित्र से पूछा, ये कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा, यह देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मित्र ने अपना खाली मनी बैग दिखा दिया, पैसा उसके पर्स में था नहीं, जेब खाली हो चुकी थी उसकी। तो मनी बैग फैला दिया और कहा, यह देखिए सब उड़ गया, सारा पैसा उड़ गया, खरीदारी में समाप्त हो गया, खर्च हो गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, अब तो रेल का टिकट खरीदने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं बचा है। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। लेखक कह रहे हैं कि मैंने उस समय समझ लिया कि ये बात सही है, यदि इस व्यक्ति के पास और पैसा होता तो ये और सामान ले आता। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया है, यानी यह व्यक्ति जो खरीदारी करके आए हैं, लेखक के मित्र, वह जरूरत की ओर देखकर अपनी खरीदारी नहीं करके लाए हैं। उन सामान को, उन वस्तुओं को वह जरूरत के अनुसार नहीं लाए हैं, अपने परचेजिंग पावर के अनुपात में लाए, यानी उनकी खरीदारी की जो क्षमता है, परचेजिंग पावर है, उसके अनुपात में, उसके रेशियो में वह खरीदारी करके लाए हैं। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है, यानी इस बारे में एक महत्व का तत्व, एक महत्व का पदार्थ और है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में कुछ बहुत कुछ हाथ है, और उस पदार्थ का भी इस खरीदारी का जो कर्तव्य है, खरीदारी का जो खेल है, इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और वह महत्व है बाजार। वह महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तत्व है बाजार। बाजार। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए? लेखक ने कहा, ये इतने सारे तुम क्या व्यर्थ ही ले आए? मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। उनके मित्र बोले, इस बारे में तो कुछ न पूछो कि बाजार है या शैतान का जाल। जिस तरह से शैतान होता है, क्या करता है, अपने जाल में सबको सम्मोहित कर लेता है, जाल में फंसा लेता है।
वैसी स्थिति बताया गया है वर्तमान समय के बाजार को। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे, यानी बेशर्म व्यक्ति होगा जो उनके आकर्षण में न फंसे। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। लेखक ने कहा, मैं मन ही मन सोच रहा था कि बाजार तो आकर्षित करता है हमें, बाजार हमें आमंत्रित करता है, हमें अपनी ओर बुलाता है और कहता आओ मुझे लूटो और मेरी वस्तुओं को खरीद कर तुम ले जाओ, सब भूल जाओ मुझे, देखो सब बातों को, सब चीज़ों को भूल जाओ और सिर्फ बाजार में उपस्थित वस्तुओं को देखो और उन्हें खरीदो। तो बाजार हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। मेरा रूप और किसके लिए, बाजार को सजाया किसके लिए जाता है? उपभोक्ताओं के लिए, खरीदारों के लिए। मैं तुम्हारे लिए हूं, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? बाजार कहता है मैं तो तुम्हारे लिए हूं, यदि तुम्हें कुछ खरीदना भी नहीं तो सिर्फ देखने में क्या हर्ज है, यानी कम से कम देख तो सकते ही हो। अजी आओ भी, बाजार हमें अपनी ओर आकर्षित करता, बुलाता है। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है। और इस आमंत्रण में बाजार जो हमें अपनी ओर बुलाता है, तो उस आमंत्रण में एक खूबी है कि वह हमें आग्रह नहीं कर रहा, निवेदन नहीं कर रहा, क्योंकि आग्रह का जो भाव है वह मन में तिरस्कार के भाव भी जगा देता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख होता है। जो बड़े बड़े बाजार मॉल होते हैं उनका आमंत्रण कैसा था? मुख होता है, मौन होता है, चुपचाप होता है और उससे चाह जगती है। इससे छोटे छोटे कारोबारी हैं, रेहड़ी वाले हैं, बाजार में होते हैं, वह आवाज़ दे देकर उपभोक्ताओं को बुलाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं वह मूक होते हैं, वह मौन धारण किए रखते हैं और उनका न तो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है, नहीं ज़्यादा प्रदर्शन होता है। फिर भी वह क्या करते हैं, उपभोक्ता उनकी ओर देखते हैं और उपभोक्ताओं के मन में उनके प्रति चाह जगती है, इच्छा जागती है। चाह मतलब अभाव, यानी उनके मन में इच्छा क्या जगती है कि उनके पास अभाव है, वस्तुओं की कमी है, वह वस्तु को खरीदना चाह रहे हैं। चौक बाजार में खड़े होकर, यानी चौक में बाजार में जाकर व्यक्ति जब खड़ा होता है तो आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफ़ी नहीं है, यानी वह सोचता है कि मेरे पास तो काफ़ी वस्तु है ही नहीं, और चाहिए और चाहिए। वो सोचने लगता है बाजार में तो इतनी वस्तु है, मेरे पास तो ये प्रोडक्ट है नहीं, ये वस्तु है नहीं, मुझे और चाहिए, और वह वस्तुओं को खरीदना चाहता है। मेरे यहाँ कितना परिमित है और कितना अतुलित है, यानी मेरे पास तो कितना सीमित है और यहाँ तो कितना अतुल है, यहाँ तो इतना भंडार भरा पड़ा है। ओह, फिर वह अपने आप पर दुख और पीड़ा के भाव व्यक्त करता है, सोचता कि देखो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं और बाजार में इतनी वस्तु है, तो उन वस्तुओं को खरीदने के लिए वह विवश हो जाता है। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। कोई व्यक्ति जो अपने आप को नहीं जान पा रहा है, तो जब बाजार में उस चौक में जाकर खड़ा होता है, बड़े बड़े मॉल, दुकानें, शॉप सब देखता है, तब उसे कामना से मतलब इच्छा से विकल बना छोड़े, यानी व्याकुल बेचैन बनाकर छोड़ देता है। यानी व्यक्ति को पहले अपनी कमियां, उसके पास क्या नहीं है उसका उसको आभास नहीं होता। जब वह बाजार जाता है, बाजार में बहुत सारी वस्तुओं को देखता है, तब उसको एहसास होता है, तब उसको अपने आप को जानने का अवसर मिलता है कि ऐसा लगता है कि मानो उसके पास तो कोई ये कुछ है ही नहीं, और इस कारण से उसके मन में इच्छा जागृत हो जाती है, वह व्याकुल और बेचैन हो उठता है। विकल क्यों? पागल, और व्याकुल और बेचैन ही क्यों? वह पागल सा हो जाता है। असंतोष उसके मन में जागृत हो जाता है। तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। और जो बाजार है वे क्या करता है, मनुष्य में तृष्णा मतलब लालसा, वस्तु को पाने की जो इच्छा, और ईर्ष्या से घायल कर देता है। और मनुष्य के मन में ईर्ष्या जागृत हो जाती है कि कुछ व्यक्तियों के पास, दूसरे लोगों के पास इतने सारी वस्तुएं हैं, मेरे पास नहीं है। इस कारण से मनुष्य का हृदय घायल हो जाता है और घायल होकर वे सदा के लिए बेकार बना डाल सकता है। और बाजार क्या करता है, मनुष्य को हमेशा के लिए बेकार बना देता है। मनुष्य पागल बन जाता है, मनुष्य में असंतोष के भाव जागृत हो जाते हैं, उसमें ईर्ष्या की भावनाएं जाग जाती हैं। एक और मित्र की बात है, ये दोपहर के पहले के गए गए बाजार से कहीं शाम की वापस आए। एक और मित्र की बात बताई जा रही है, लेखक कह रहे हैं उनके एक और मित्र थे जो दोपहर से पहले वो बाजार गए थे और कहीं शाम की वापस आए। जब शाम होने वाली थी तब वापस लौट कर आए तो खाली हाथ। जब वापस लौट कर आए तो वो खाली हाथ आए। लेखक ने पूछा, कहाँ रहे, कहाँ गए वो सामान, तुम जो वस्तु खरीदने के लिए गए? बोले, बाजार देखते रहे। लेखक के मित्र बोले, हम तो सिर्फ बाजार देखते रहे। मैंने कहा, बाजार को देखते क्या रहे, क्या सिर्फ बाजार ही देखते रहे? तो वह बोले, क्यों बाजार? तब मैंने कहा, लाए तो कुछ नहीं। लेखक ने कहा, तुम बाजार गए तो फिर वहाँ से कुछ लाए तो नहीं? तो बोले, हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूँ तो क्या। बाजार में इतनी सारी वस्तुएं थी और ये बात समझ में नहीं आ रही थी, न लूँ तो क्या न लूँ।
हर एक वस्तु उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, हर एक वस्तु को खरीदना चाह रहा था, तो वह समझ ही नहीं पा रहा था किस वस्तु को लूँ। सभी कुछ को लेने को जी चाह होता था, सारी वस्तुएं लेने के लिए उसका मन कर रहा था कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, हर एक वस्तु को लेना चाह रहा था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, यानी कुछ वस्तुओं को वह यदि खरीदता लेता तो इसका मतलब ये था बाकी सभी वस्तुओं को छोड़ देना। पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन लेखक के मित्र कुछ छोड़ना भी नहीं चाह रहे थे। इस कारण से वे खाली हाथ ही आ गए, ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। लेखक के मित्र का ये सोच थी कि लेना तो वह सभी को चाह रहे थे, सारी वस्तु लेना चाह रहे थे, लेकिन वह निश्चय नहीं कर पा रहे थे किसे लूँ किसे न लूँ। यदि एक वस्तु को लूँ तो दूसरी वस्तु को छोड़ना पड़ेगा, तो वह चाह रहे थे कि न तो मैं किसी को छोड़ूं, और न छोड़ने के पीछे कारण ये था कि उनके मन में हर एक वस्तु को लेने की प्राप्ति की इच्छा थी, और अंततः वह यह होता है कि वह सभी वस्तुओं को छोड़कर खाली हाथ ही बाजार से घर लौट जाते हैं। विद्यार्थियों, निबंध के शेष अंश का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।